वेलकम टू यामिनी पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मात्रा बस्ती और व्रंगण बस्ती के बारे में कि ये दोनों जो बस्तियां हैं वो क्यों दी जाती है, किस तरीके से दी जाती है और इसकी प्रयोग विधि किस प्रकार की होती है और ये किन किन रोगों में दी जाती है। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मात्रा बस्ती का परिचय और व्रंगण बस्ती का परिचय। सबसे पहले अगर हम मात्रा बस्ती की बात करें तो मात्रा बस्ती का अर्थ होता है कि जो स्नेह प्रदान होती है, लेकिन क्या होता है कि जिसमें स्नेह की अति अल्प मात्रा का प्रयोग किया जाता है या स्नेह की अति कम मात्रा का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रा बस्ती कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये होती अनुवासन के समान है। अनुवासन बस्ती के अंदर भी हम स्नेह द्रव्यों का या स्नेह का प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे स्नेह का कम प्रयोग किया जाता है। मात्रा बस्ती के अंदर स्नेह का अति अल्प प्रयोग किया जाता है, अल्प मात्रा में प्रयोग किया जाता है, इस कारण इसे मात्रा बस्ती कहते हैं। इसके अलावा ये क्या होती है, अनौपद्रविक होती है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई उपद्रव भी उत्पन्न नहीं होता है। निरूप बस्ती की आवश्यकता नहीं रहती है। यदि आप किसी को अनुवासन बस्ती देते हैं तो उसके साथ उसकी निरूप बस्ती की आवश्यकता रहती है, लेकिन मात्रा बस्ती जो है वो इंडिविजुअल दी जाती है, सिंगल दी जाती है, इसमें निरूप बस्ती की आवश्यकता नहीं होती है। बालक, वृद्ध एवं सुकुमार के लिए योग्य होती है, अर्थात ये सभी आयु वर्ग वाले व्यक्ति जो है, जो लेडीज है या जो स्त्रियां हैं, उनके लिए दी जा सकती है। पथ्य आपत्ति की भी आवश्यकता नहीं होती। इसमें कोई पथ्य परहेज या फिर जो भी आपको बस्ती के बाद जो भी आपको परहेज दिए जाते हैं, उसके अलावा खाने पीने से लेकर किसी प्रकार की कोई परहेज की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मात्रा बस्ती कहते हैं। अगर हम मात्रा बस्ती के प्रमाण की बात करें तो मात्रा बस्ती जो है वो 1.5 पल में दी जाती है। ठीक है, 1 और आधा यानी कि 1.5 पल की मात्रा में दी जाती है। इसका लाभ, मात्रा बस्ती का लाभ क्या क्या होते हैं, तो मात्रा बस्ती सबसे पहले तो वात रोगों के लिए प्रयोग की जाती है और ये क्या करती है, आपके व्रंगण का कार्य करती है, यानी कि आपके शरीर को, आपके शरीर में जितनी भी कमी है उसको पूरा करती है या आपके शरीर को पुष्ट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये व्रंगण का काम करती है। इसके अलावा इसके कौन से व्यक्ति योग्य होते हैं और कौन से व्यक्ति ये अयोग्य होते हैं, तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले अपन मात्रा बस्ती के योग्य बारे में जाने तो व्याध व्याधि से पीड़ित व्यक्तियों को, अति दुर्बल व्यक्ति को, अर्थात जो व्यक्ति क्या हो, दुर्बल हो, ऐसे व्यक्तियों को भी मात्रा बस्ती दी जाती है। अति मद्यपान, अर्थात जो क्या करता हो, अति मद्यपान का, मदिरा का या अल्कोहल का प्रयोग करता हो। अति व्यवाही, अर्थात वो क्या, अति व्यवाय करता हो। अति परिश्रमी, अर्थात वो क्या करता हो, अति परिश्रमी मजदूर वैसा कोई व्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मात्रा बस्ती जो होती है वो उपयोगी होती है, या ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो मात्रा बस्ती के योग्य व्यक्ति होते हैं। अगर हम इसके अयोग्य की बात करें तो अयोग्य व्यक्ति में सबसे प्रथम जो आएगा वो आएगा कफज व्यक्ति, अर्थात जिसकी प्रकृति कफज है, उसके अंदर कफ आधिक्य है, तो उसमें स्नेह का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस कारण से मात्रा बस्ती के ये अयोग्य व्यक्ति कहलाते हैं। फिर आता है मेदो वृद्धि, अर्थात जिसका फेट ज्यादा बढ़ रहा हो, जो मेदस्वी हो, जो मोटा हो, एक तरीके से मेदस्वी व्यक्ति को भी मात्रा बस्ती का प्रयोग नहीं कराया जाता है। जीर्ण अतिसार, अर्थात किसी व्यक्ति को अतिसार अधिक मात्रा में या फिर जीर्ण अतिसार, लंबे समय से अतिसार लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी हम मात्रा बस्ती का प्रयोग नहीं कराते हैं। तो ये तो इसके योग्य एवं अयोग्य हो गए। फिर आती है इसकी प्रयोग विधि कि मात्रा बस्ती किस तरीके से दी जाती है। तो इसकी प्रयोग विधि के लिए हम वही 3 चरण फॉलो करते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। अब इसके पूर्व कर्म में क्या क्या चीजें आती है, तो सबसे पहले आतुर सिद्धता, अर्थात आतुर सिद्धता के अंदर अगर आपको किसी व्यक्ति की मात्रा बस्ती देनी है तो मात्रा बस्ती से पूर्व उसकी स्नेहन स्वेदन होना चाहिए, अर्थात उसमें वात विकार हो, ऐसे व्यक्तियों को मात्रा बस्ती दी जाएगी। इसके अलावा उसके आहार का ध्यान रखा जाता है, अर्थात ये क्या करी जाती है, ये खाने के बाद दे सकते हैं, मतलब कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलावा इसके अंदर आवश्यक वेशभूषा, आहार की बात कर ली, अर्थात इसमें जो वेशभूषा होती है वही कंफर्टेबल वेशभूषा का आपको प्रयोग करना है। आवश्यक उपकरण के अंतर्गत आपको बस्ती नेत्र, बस्ती पुटक, बस्ती द्रव्य या बस्ती स्नेह और तौलिया, गोस्पीस आदि का आपको संग्रहण करना है। फिर आती है इसकी संक्रमण आदि कार्य, अर्थात क्या होता है, व्यक्ति को जब उसको बस्ती लगनी है उससे पहले और बस्ती लगने के बाद दोनों टाइम क्या करना है, उसको लगभग थोड़े सा संक्रमण यानी कि उसको टहलना चाहिए। फिर आता है इसका प्रधान कार्य। प्रधान कर्म के अंतर्गत जैसे कि हमने अनुवासन के बारे में पढ़ा, निरूप बस्ती के बारे में पढ़ा कि किसी प्रधान कर्म में सबसे पहले तो रोगी को क्या कराया जाता है, आश्वासन दिया जाता है। तत्पश्चात उसे मल मूत्र आदि से विसर्जन, जो भी उसे अपने नियत कर्म है उनसे अपने कर्मों से निवृत्त कराया जाता है। ठीक है, तत्पश्चात उसको वाम पार्श्व में लेटाकर, उस मतलब वाम पार्श्व यानी कि बाई ओर लेटाकर उसके जो दाहिना पैर है
सॉरी जो बाया पैर है उसको तो लंबा रखते हैं और जो दाहिना पैर है उसको घुटने से मोड़ कर रखते हैं। इस प्रकार से फिर उसके जो बस्ती नेत्र होता है उससे क्या करते हैं हम तेल से या स्निग्ध जो द्रव्य होता है उससे स्निग्ध करते हैं। तत्पश्चात गुदा को स्निग्ध करके बस्ती नेत्र को गुदा में प्रवेश कराया जाता है। लगभग अगर पुरुष है तो 4 से 5 अंगुल और स्त्री है तो 3 से 4 अंगुल गुदा में बस्ती नेत्र को प्रवेश कराया जाता है। तत्पश्चात सिरिंज से आप उसको पुश करके अंदर आप बस्ती जो द्रव्य है उसको अंदर डाला जाता है या अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो इस तरीके से बस्ती मात्रा बस्ती दी जाती है। तत्पश्चात नेत्र को बाहर निकाला जाता है और उसे जो गुद मार्ग पे है गुद मार्ग पे गोस पीस लगा दिया जाता है। तो ये तो हो गया प्रधान कर्म के अंतर्गत। अर्थात क्या होता है इसके बाद आता है पश्चात कर्म। अर्थात पश्चात कर्म में आपको इसके नॉर्मल पथ्य परहेज यानी कि आपको टहलना चाहिए, ना ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। ये नॉर्मल पथ्य परहेज का आपको ध्यान रखना होता है। और इसका जो है वो बस्ती प्रत्यागमन अर्थात जो मात्रा बस्ती है उसका प्रत्यागमन काल भी थोड़ा अनुवासन के समान ही लगभग 9 घंटे या 12 घंटे माना जाता है। तो इस तरीके से मात्रा बस्ती का प्रयोग किया जाता है। अब आती ही भ्रंगण बस्ती। अर्थात नाम से ही है कि जो क्या करते हैं आपके शरीर को पुष्ट करने के लिए, आपके शरीर को पोषित करने के लिए, भार में वृद्धि करने के लिए, मांस धातु की पुष्टि करने के लिए, शरीर का संवर्धन के लिए जिस बस्ती का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भ्रंगण बस्ती कहते हैं। अर्थात इसका लाभ अर्थात इससे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो इससे क्या होता है, वात का शमन होता है, भार में वृद्धि होती है हमारे शरीर का, अर्थात जो दुबला पतला व्यक्ति है उसके लिए ये बस्ती जो होती है वो मतलब इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो भार में बस्ती के लिए और शुक्र धातु की वृद्धि के लिए भ्रंगण बस्ती का प्रयोग किया जाता है। अब इसके योग्य एवं अयोग्य की अगर हम बात करें तो वात व्याधि के लिए अयोग्य व्यक्ति, वात व्याधि के लिए, वात शमन के लिए, भार वृद्धि करने के लिए और क्रश व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, इसके योग्य व्यक्ति कहलाते हैं। फिर आते हैं अयोग्य व्यक्ति। अयोग्य व्यक्ति का अर्थ होता है कि जो मेदस्वी व्यक्ति होते हैं जिसमें क्या हो, शोधन की आवश्यकता हो, अर्थात जिसके मलों का शोधन करना हो, ऐसे व्यक्ति को भी हम भ्रंगण बस्ती का प्रयोग नहीं कराते। कुष्ठ व्यक्ति अर्थात जिसे स्किन डिजीज हो रही हो, कुष्ठ जो रोग है वो हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी भ्रंगण का प्रयोग नहीं करते। प्रमेय व्यक्ति के लिए अर्थात जो प्रमेय से पीड़ित है ऐसे व्यक्तियों को भी भ्रंगण बस्ती का प्रयोग नहीं कराया जाता। तो ये तो हो गए इसके योग्य एवं अयोग्य। अर्थात इसके बस्ती का निर्माण अर्थात इसमें कौन कौन सी बस्ती का प्रयोग किया जाता है भ्रंगण बस्ती हेतु। तो भ्रंगण बस्ती हेतु शीर बस्ती का प्रयोग किया जाता है, विदारी गंधादि बस्ती का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से अलग अलग जो भी आपके भ्रंगण द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों को मिलाकर भ्रंगण बस्ती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आती है कि किस तरीके से इसकी प्रयोग विधि क्या होती है, अर्थात भ्रंगण बस्ती किस तरीके से दी जाती है। तो पुनः जो 3 चरण है अर्थात पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, इन तीनों को इसमें फॉलो किया जाता है। पूर्व कर्म के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या करते हैं, औषध आतुर सिद्धता यानी कि रोगी को स्नेह संवेदन कराना चाहिए, उसके योग बल काल आदि के अनुसार हमें उसकी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। तत्पश्चात उसकी भूमि के गुणों के आधार पर हमें बस्ती द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आतुर सिद्धता का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आती है आहार एवं वेशभूषा अर्थात ये भी क्या कराई जाती है, मतलब ना ज्यादा अति स्निग्ध ना हो ना अति रुक्ष हो, अर्थात भोजन का सेवन कराने के पश्चात कराई जाती है। और वेशभूषा की अगर बात करें तो कंफर्टेबल कपड़ों के साथ बस्ती दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आवश्यक उपकरण है, बस्ती नेत्र, बस्ती पुटक, तौलिया, गोसपीस, रुई, इसके अलावा जो भी बस्ती द्रव्य है उन सभी का भी प्रयोग कराया उसको संग्रहण किया जाता है। फिर आता है चंक्रमण आदि कार्य अर्थात बस्ती कर्म से बस्ती देने से पहले और बस्ती देने के बाद में आपको टहलना लगभग 4 से 5 चक्कर लगाए जाते हैं। फिर आते हैं प्रधान कर्म अर्थात प्रधान कर्म के अंतर्गत बस्ती दान विधि अर्थात बस्ती को किस तरीके से देना है उस विधि का प्रयोग कराया जाता है। अर्थात रोगी को क्या कराया जाता है, रोगी को आश्वासन एवं मल मूत्र विसर्जन कराया जाता है या फिर मल मूत्र विसर्जन से निवृत्त कराया जाता है। तत्पश्चात उसको वामपार्श्व में लेटाकर उसके गुदा मार्ग को एवं बस्ती नेत्र को तेल से या स्निग्ध द्रव्य से स्निग्ध कराया जाता है। उसके पश्चात गुदा मार्ग में बस्ती नेत्र का लगभग 4 से 5 अंगुल प्रवेश कराया जाता है और सिरिंज के माध्यम से या जो भी बस्ती पुटक आपके पास है उसके माध्यम से जो बस्ती द्रव्य है वो गुदा मार्ग में प्रवेश
किसके सहायता से? बस्ती नेत्र की सहायता से गुदा मार्ग में प्रवेश कराया जाता है। उसके पश्चात बस्ती नेत्र को निकालकर गुदा मार्ग में गोस्पीस लगाया जाता है ताकि जो द्रव है अगर पुनः आ भी जाए तो बाहर ना निकले। इस तरीके से बस्ती जो है वो दी जाती है। ठीक है, अब आती है जैसे इसमें ड्रॉप विधि का प्रयोग कराया जाता है। ठीक है, इसमें एक मेनली ये ध्यान रखना, व्रंगण जो बस्ती है उसके अंदर ड्रॉप विधि का प्रयोग कराया जाता है, अर्थात व्रंगण बस्ती का प्रत्यागमन नहीं होता है। ठीक है, बाकी सभी बस्तियों का प्रत्यागमन होता है, किसमें टाइम के बाद होता है, किसी टाइम में कम टाइम में होता है, लेकिन व्रंगण बस्ती क्या करती है? आपके शरीर को पोषित करती है, आपके शरीर को पुष्ट करती है, आपके भार में वृद्धि करती है। इस कारण से इसका जो है प्रत्यागमन नहीं होता है। इसके पश्चात पथ्य आहार विहार का ध्यान रखना होता है और आपको नॉर्मल जो भी आपके अष्ट महादोष वर्ज्य विषय हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरीके से ये जो व्रंगण बस्ती है वो हमने समझी। ठीक है, इस तरीके से हमने इस वीडियो में व्रंगण बस्ती और मात्रा बस्ती के बारे में समझा, इसकी प्रयोग विधि के बारे में समझा। इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।